नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन, उनसे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो लिंक है यहाँ कार्ड्स पे, आई बटन पे, आप एक बार उन्हें देख लें। आज का सेक्शन है हमारा 3.3.1 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में पता करने के लिए हम इन एक्टिविटीज को करेंगे। एक्टिविटी 3.13, टेक सैंपल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड एंड एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम साइंस लेबोरेटरी। आपको यहाँ कुछ नाम बताए गए हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या फिर कोई भी सॉल्ट जो आपको साइंस लेबोरेटरी से उपलब्ध हो, आपको लेना है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज सॉल्ट्स। आप उनकी फिजिकल स्टेट को नोट करें, वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं। Take a small amount of sample on a metal spatula and heat directly on the flame, figure 3.17। जिस तरह फिगर 3.17 में दिखाया गया है, ये चम्मच जैसी कोई चीज, इसे हम मेटल स्पैचुला कहते हैं। आपको इस मेटल स्पैचुला में उन सॉल्ट्स को रखकर हीट करना है। रिपीट विथ अदर सैंपल्स, और ये काम हम सारे सैंपल्स के साथ करेंगे जिन्हें हमने साइंस लेबोरेटरी से लिया है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। डिड द सैंपल्स इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। डू दीज कंपाउंड्स मेल्ट। इन्हें हीट करने के बाद आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। ट्राई टू डिजोल्व द सैंपल्स इन वाटर, पेट्रोल एंड केरोसिन, आर दे सोल्यूबल। आपने इन सैंपल्स को पानी में, पेट्रोल में और केरोसिन ऑयल में डिजोल्व करके टेस्ट करना है कि क्या ये सॉल्युबल हैं या नहीं। मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8 एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। टेस्ट द अदर सॉल्ट सैंपल्स टू इन दिस मैनर। यह है हमारा फिगर 3.8, टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन। हम अपने सैंपल्स की कंडक्टिविटी को चेक करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं। आपको इस तरह का एक सेटअप तैयार करना है और यहाँ आप अपना सॉल्ट सॉल्यूशन लें और टेस्ट करें कि क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं। What is your inference about nature of these compounds? और आपको अपना फाइनल इन्फरेंस देना है कि आपने क्या देखा। टेबल 3.14, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ कुछ आयनिक कंपाउंड के नाम दे रखे हैं जैसे NaCl, LiCl, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। You may have observed the following general properties of ionic compounds। ऊपर वाली एक्टिविटी करने के बाद आपको ये बातें पता चलेंगी। इसमें पहला है फिजिकल नेचर। Ionic compounds are solid and somewhat hard because of strong force of attraction between the positive and negative ions। आमतौर पर आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं और मजबूत भी होते हैं। इसका कारण है इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड आयंस में होता है। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied। ये ब्रिटल होते हैं, कहने का मतलब अगर आप इन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे या फिर इन्हें जोर से पटकेंगे तो ये कई टुकड़ों में टूट जाते हैं। सेकंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सी टेबल 3.4। आयनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। यह है टेबल 3.4। यहाँ है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑन एन एवरेज 1000 के आसपास है, कैल्शियम ऑक्साइड की थोड़ी ज्यादा है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 1500-1600 के आसपास। और आप जानते होंगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा है। तो अब वापस आते हैं। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। जो अट्रैक्टिव फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड आयंस के बीच में होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और उसे ब्रेक करने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी सप्लाई करनी होती है, जो कि मेन कारण है आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ज़्यादा होने का। थर्ड है हमारी सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आमतौर पर वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये केरोसिन और पेट्रोल में नहीं डिजोल्व होते। फोर्थ है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particles। कोई भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करता है जब उसके चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव करते हैं। A solution of ionic compound in water contains ions। किसी भी आयनिक कंपाउंड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में टूटते हैं। जैसे कि आप अगर NaCl को पानी में मिलाएंगे तो वो Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है, which move to the opposite electrode when electricity is passed through the solution। अगर आप इस तरह का सेटअप बना के इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, माना कि ये ब्राइन है जो कि NaCl का सॉल्यूशन है वाटर में, तो यहाँ जो Na+ आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो Cl- आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। कहते हैं कि कैटायन कैथोड के पास जमा होता है और एनायन एनोड के पास।
जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सॉल्यूशन से तो उसी समय आयंस की मूवमेंट शुरू हो जाएगी और हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट्स ऑफ आयन इन सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। आपको पता है कि कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करती है जब उसमें आयंस का मूवमेंट हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो, पर जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण उनके अंदर प्रेजेंट आयंस मूव नहीं कर पाते। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, लेकिन जब वे लिक्विड स्टेट में होते हैं तो वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं क्योंकि उनके आयंस फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। This is possible in molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat. Thus ions move freely and conduct electricity. हमने ऊपर पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं। अगर आपको इन्हें मोल्टन स्टेट या फिर लिक्विड स्टेट में रखना है तो आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कि उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है वो टूट सके। ये एनर्जी हम हीट के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है और ये काफी हाई टेम्परेचर पे होता है और उनके आयंस फ्रीली मूव कर पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। आगे है 3.4 अकरेंस ऑफ मेटल्स। द अर्थ्स क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। ज्यादातर मेटल्स धरती के अंदर से निकाले जाते हैं, अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम soluble salts such as सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। कुछ सॉल्ट्स जैसे कि हमारा कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे समुद्र में भी पाए जाते हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ्स क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। वैसे कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उन्हें मिनरल कहते हैं। At some places minerals contain a very high percentage of particular metal and metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. कुछ जगहों पे मिनरल्स में किसी खास मेटल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उन्हें आसानी से निकाला भी जा सकता है, तब हम उस मिनरल को ओर कहते हैं। आपको मिनरल और ओर की डेफिनेशन याद रखनी चाहिए। 3.4.1 Extraction of metals. You have learnt about the reactivity series of metals. हमने ऊपर reactivity series के बारे में पढ़ा है। Having this knowledge, you can easily understand how a metal is extracted from its ores. Some metals are found in Earth's crust in free state. Some are found in the form of their compounds. Earth crust में कुछ मेटल फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कुछ मेटल्स दूसरे के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। The metals at the bottom of activity series are the least reactive. They are often found in free state. ऐसे मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं और वे अक्सर फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये सारे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे थे। आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि ये दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए ये अर्थ क्रस्ट में अकेले पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स। कहीं कहीं कॉपर और सिल्वर कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाएंगे आपको और वे या तो ऑक्साइड या फिर सल्फाइड के फॉर्म में होंगे। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज KNaCaMgAl आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट्स। जो ऊपर वाले मेटल्स हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ये चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज Zn, Fe, Pb एक्सेट्रा are moderately reactive. They are found in earth crust mainly as oxides, sulfides और carbonates. ये मिडिल एक्टिविटी के कंपाउंड्स हैं। जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, ये या तो आपको ऑक्साइड, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकते हैं। You will find that ores of many metals are oxides. आप अगर गौर करेंगे तो आप पाएंगे ज्यादातर मेटल्स के ओर ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। This is because oxygen is very reactive element and is very abundant on the earth. इसका कारण है कि ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है और ये सब जगह उपलब्ध है। Thus on the basis of reactivity we can group metals into following three categories. Figure 3.9. Figure 3.9 में यहाँ दिखाया गया है कि हम रिएक्टिविटी सीरीज को तीन भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ये नीचे वाला। दूसरा है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, बीच वाले। और तीसरे हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, सबसे ऊपर वाले। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी। इन तीनों कैटेगरी से मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही मिलते हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रोलिसिस से अलग करते हैं। और ये जो बीच वाले मेटल्स हैं इन्हें हम कार्बन के साथ रिड्यूस कराते हैं। और ये जो नीचे वाले हैं ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, ये हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, तो इन्हें एक्सट्रैक्ट करना काफी आसान होता है।
Several steps are involved in extraction of pure metal from ores. A summary of these steps is given in figure 3.10. Each step is explained in detail in the following section. तो मेटल एक्सट्रैक्शन के स्टेप्स हैं यहाँ बताए गए हैं इस फिगर के माध्यम से और इन्हें डिटेल में बताया गया है इसके आगे। सबसे पहले हमें अर्थ क्रस्ट से मिला ओर, उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन यहाँ एक नया टर्म है, इसमें बेसिकली हम ओर्स के अंदर प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं। और कंसंट्रेशन के बाद आता है ये हमारा 3 सब ग्रुप, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। मेटल्स की इम्प्योरिटी हटाने के बाद अगर वो हाई रिएक्टिविटी का मेटल है तो उसके साथ हम ये चीज़ें करेंगे, अगर वो मीडियम रिएक्टिविटी का मेटल है तो उसके साथ ये चीज़ें की जाएंगी, और अगर वो लो रिएक्टिविटी का मेटल है तो उसके साथ ये सब होंगे। हाई रिएक्टिविटी के केस में हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टन स्टेट में और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। लो रिएक्टिविटी के केस में हमें सल्फाइड ओर्स मिलते हैं जिन्हें हम रोस्टिंग से अलग करते हैं, और मीडियम रिएक्टिविटी के केस में हमें सल्फाइड ओर्स भी मिल सकते हैं जिन्हें हम रोस्टिंग से अलग करेंगे, और कार्बोनेट ओर्स भी मिल सकते हैं जिन्हें हम कैल्सिनेशन से अलग करेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में आगे बताया गया है, हम एक एक करके देखेंगे। 3.4.2 एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। Ores mined from earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gangue. हमें जो अर्थ क्रस्ट से ओर मिलते हैं उनमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि मिट्टी, बालू, और इन इम्प्योरिटीज़ को हम गैंग कहते हैं। आपको इस गैंग का नाम याद रखना चाहिए। द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर्स प्रायर टू एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। मेटल के एक्सट्रैक्शन से पहले उसके ओर में प्रेजेंट इम्प्योरिटी हटा दी जानी चाहिए। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैंग एंड द ओर। ओर से उसकी इम्प्योरिटी निकालने के लिए हम उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर गौर करते हैं और उनके बीच में प्रेजेंट डिफरेंस का सहारा लेते हैं उन्हें हटाने के लिए। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि क्रूड ऑयल के साथ होता है और उससे हमें बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, वैक्स एक्सेट्रा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस का सहारा लेते हैं और उसे अलग अलग चैम्बर में कलेक्ट किया जाता है। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड। इसी तरह से अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई किए जाते हैं और ओर से इम्प्योरिटी को हटाया जाता है। 3.4.3 Extracting metals low in the activity series. Metals low in activity series are very unreactive. वैसे metals जो reactivity series में सबसे नीचे हैं वो काफ़ी unreactive हैं। The oxide of these metals can be reduced to metals by heating alone. इन metals को हम इनके oxide से directly heat करके अलग कर सकते हैं। For example, cinnabar HgS is an ore of mercury जिसे इस process से अलग किया जाता है। When it is heated in air, it is first converted into mercuric oxide (HgO). Mercuric oxide is then reduced to mercury on further heating. HgS को जब रिएक्ट कराया जाता है ऑक्सीजन से तो वो फर्स्ट स्टेप में बनाता है HgO mercuric oxide, और आगे चल के स्टेज 2 में हमें लिक्विड मरकरी मिलता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। नीचे है रिएक्शन, यहाँ पे HgS रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ और दे रहा है HgO प्लस SO2, और ये HgO आगे हीट करने पे दे रहा है लिक्विड मरकरी और ऑक्सीजन गैस। Similarly, copper which is found in Cu2s in nature can be obtained from its ore by just heating in air. आप इसी तरह से कॉपर के ओर को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन भी सेम है, कॉपर Cu2s बनाता है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Cu2O क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड आगे रिएक्ट करके Cu2s के साथ हीट के प्रेजेंस में बनाएगा सॉलिड कॉपर और रिलीज करेगा SO2। 3.4.4 Extracting metals in the middle of activity series. The metals in the middle of the activity series such as iron, zinc, lead, copper etc. are moderately reactive. जो metals reactivity series में बीच में पाए जाते हैं वो moderately reactive हैं, वो कुछ चीजों से रिएक्ट करते हैं और कुछ से नहीं। These are usually present as sulfide और carbonates in nature. ये आमतौर पर कार्बोनेट या सल्फाइड के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे नेचर में। It is easier to obtain a metal from its oxide as compared to sulfide and carbonates. मेटल्स को उनके ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है, हम केवल हीट कर देते हैं, अगर आप कंपेयर करें उनके सल्फाइड या फिर कार्बोनेट से एक्सट्रैक्शन से तो। Therefore, prior to reduction, the metal sulfides and carbonate must be converted into metal oxides. इसलिए हम पहले मेटल सल्फाइड या फिर मेटल कार्बोनेट को हम उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद ऑक्साइड को हीट करके उससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यही ये स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। The sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air. भरपूर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम सल्फाइड या कार्बोनेट को हीट करते हैं और उससे हमें मिल जाता है मेटल ऑक्साइड। This process is known as roasting, और इसी प्रक्रिया को हम रोस्टिंग कहते हैं। यह आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में।
The carbonate ores are changed into oxide by heating strongly in limited air. This process is known as कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर्स को भरपूर ऑक्सीजन की सप्लाई में हीट किया जाता है मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए, और कार्बोनेट ओर्स को लिमिटेड एयर में हीट किया जाता है, और कार्बोनेट ओर को लिमिटेड एयर में हीट किया जाता है, कम ऑक्सीजन की सप्लाई में हीट किया जाता है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, और इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में बेसिक डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो 2-3 डिफरेंस तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे कि रोस्टिंग में हम मेटल सल्फाइड को काम में लेते हैं, कैल्सिनेशन में हम मेटल कार्बोनेट को काम में लेते हैं। रोस्टिंग में एयर का सप्लाई एक्सेस होता है और कैल्सिनेशन में एयर का सप्लाई लिमिटेड होता है। दोनों को हीट करने के बाद हमें मेटल ऑक्साइड से मिलते हैं, ये एक सिमिलैरिटी है। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर्स कैन बी शोन एज फॉलोज। जिंक के साथ आप कैल्सिनेशन भी करा सकते हैं और रोस्टिंग भी करा सकते हैं, क्योंकि जिंक ZnS के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ZnCO3 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो सल्फाइड ओर्स के साथ हम रोस्टिंग कराते हैं तो ये एक्सेस एयर में हीट किया जा रहा है जिंक ZnS को, और यहाँ बन रहा है ZnO जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कार्बोनेट ओर्स को हम लिमिटेड एयर के सप्लाई में हीट करते हैं, यहाँ देखिए O2 नहीं दिया गया है, केवल हीट किया गया है, तो ये बनाएगा ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने के बाद हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाता है और इसे हम एक सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेकर रिड्यूस कराते हैं, जिससे हमें प्योर मेटल मिल जाता है। फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन इट इज रिड्यूस्ड टू मेटालिक जिंक। और यहाँ है रिएक्शन, देखिए जिंक ऑक्साइड किस तरह कार्बन से रिएक्ट करके हमें सॉलिड जिंक मेटल दे रहा है। You are already familiar with the process of oxidation and reduction explained in first chapter. आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पता है। Obtaining metals from their compounds are also a reduction process. और यहाँ हम उसी रिडक्शन को काम में ले रहे हैं प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। Besides using carbon or coke to reduce metal oxide to metals, sometimes displacement reaction can also be used. कार्बन के जगह पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी काम में लिया जा सकता है। The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing agents because they can displace metal of lower reactivity from their compounds. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये मेटल्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम को काम में लिया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव हैं और लो रिएक्टिव मेटल को इनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड को हीट किया जाए एल्यूमिनियम के साथ तो मैंगनीज ऑक्साइड का ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके बना लेगा Al2O3 और हमारा मैंगनीज एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चला आया। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीजन मैंगनीज से एल्यूमिनियम के पास चला आया। तो आप इसका भी सहारा ले सकते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। यहाँ क्या आप बता सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस रिड्यूस हो रहे हैं और कौन से ऑक्सीडाइज। यहाँ मैंगनीज ऑक्सीजन लूज कर रहा है इसलिए ये रिड्यूस हो रहा है, और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन गेन कर रहा है इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, और मेटल एक्सट्रैक्शन में यूज्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट evolved इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन मोल्टन स्टेट। और ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि जो प्योर मेटल हमें मिलता है वो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। यहाँ देखिए मैंगनीज L, मैंगनीज हमें लिक्विड स्टेट में मिला। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 with aluminium is used to join railway tracks और cracked machine parts। इस फिगर को देखें, यहाँ Fe2O3 से Fe को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और जो हीट एवॉल्व हुआ उसे हम रेलवे पटरी जोड़ने के काम में ले रहे हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मीट रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम थर्मीट रिएक्शन कहते हैं। समथिंग थर्म मीन्स रिलेटेड टू टेम्परेचर, जैसे कि थर्मोमीटर। तो यहाँ है आपको थर्मीट रिएक्शन, अगर आपसे पूछे तो थर्मीट रिएक्शन आप याद रखिए। Fe2O3 जब रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ तो इसका ऑक्सीजन Al के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना लेता है और Fe हमारा लिक्विड स्टेट में मोल्टन स्टेट में मिल जाता है हमें।